हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आदित्य अपनी चिंता जताते हुए सबके सामने कहता है, पूरे मारवा परिवार में उनके खिलाफ जाने का साहस किसी के अंदर नहीं है, चाहे वह सनी के माता पिता ही क्यों न हो। सनी चाहे बेशक से अपने माता पिता का बच्चा है, परंतु वह हमेशा से ही अपने माता पिता के साथ नहीं बल्कि रोहित के साथ रहता है। यह सुनते ही मुक्ता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। इसमें मुक्ता इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी कि रोहित मारवा की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है। रोहित मारवा उसके बारे में क्या सोच रहा है। उसे इस बात की खुशी थी कि इस बहाने वह मारवा हाउस जाकर ओमकार, प्रीति और शनि से मिल पाएगी और फिर वह सभी गलतफहमियां, सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे जो उस दिन उन सबके बीच में हो गए थे। मुक्ता तभी कमरे के अंदर आ जाती है। मुक्ता को वहां देखकर सभी की जान में जान आ जाती है, क्योंकि वे सब सोचते हैं कि अब आदित्य से केवल मुक्ता ही उन सबको बचा सकती थी। वह अपने पापा की कुर्सी के पीछे से पहुंचकर उसे पीछे से गले लगाती है और कहती है, हमें अपने आज में कल होने वाले उत्सव के बारे में सोचना चाहिए, ना कि कल की चिंता करनी चाहिए। आप रोहित मारवा से मिलने के लिए इस तरह जाइए जिस तरह आप अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जाते हो। यह हमारे अपने परिवार की मर्यादा है। उनके परिवार का जो भी सलूक होगा वह उसके हिसाब से अपना बर्ताव करेंगे और ज़्यादा सोचने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। हमारी ख्वाहिश है कि हमें शनि जरूर मिले, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो। अगर वह हमारे भाग्य में होगा तो हमें अवश्य मिल जाएगा। अगर हमारी ख्वाहिश पूरी होती है तो वह ईश्वर की कृपा होगी, और अगर पूरी नहीं होती है तो फिर वह हमारा भाग्य होगा। उधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में ओमकार और शनि अपने कमरे में लॉन में नीचे मारवा और शनि अपने कमरे के बाहर टहल रहे थे। ओमकार शनि से कहता है, यह मारवा हाउस में किसी तरह की तैयारी चल रही है। कम से कम इस तरह की तैयारी किसी पार्टी फंक्शन के लिए की जा सकती है। यह सब क्या हो सकता है? शनि कहता है, तुमने मेरे मन की बात छीन ली। फिर वह थोड़ी देर में सोच में पड़ जाते हैं। ठीक इसी वक्त उन दोनों की नज़र आयशा मारवा पर जाती है। शनि ओमकार के साथ आयशा मारवा के पास आ जाता है और आयशा से पूछना चाहता है, ताई जी, यह मारवा हाउस में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? आयशा इस वक्त नौकरों को कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, इसलिए वह शनि की बात का मतलब नहीं समझ पाई। उसका ध्यान केवल प्रीति की सगाई की तैयारियों तक ही जाता था, इसलिए वह जवाब देती है, सरप्राइज है। कभी कभी सरप्राइज मिलना भी अच्छा होता है। अभी भी मैं तुम्हें सिर्फ इंतजार करने की सलाह दूंगी। इस समय आने पर तुम दोनों को सब पता चल जाएगा। ऐसे कहकर वह शनि के चेहरे पर हाथ रखती है और दोबारा से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। शनि ओमकार की तरफ देखता है। ओमकार उसे आंखों से इशारा करने के बाद दोनों दोस्त दोबारा से वापस टहलने लग जाते हैं। धीरे धीरे शाम से रात हो जाती है। अनिका, रोहित के साथ भूमिका और निखिल भी वापस लौट आते हैं। अनिका उन सभी के साथ चल रही थी और वह अब्दुल से पूछती है, क्या सभी तैयारियां हो चुकी हैं? अब्दुल जवाब देता है, जी मैडम, आपने जितना कहा था वह सब हो गया है। अनिका रोहित से कहती है, मैं एक बार बच्चों के कमरे में जाकर आती हूँ। रोहित जवाब देता है, मैं भी साथ चलता हूँ। अनिका कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ इंतजाम करके बस जल्दी से वापस आ जाऊँगी। रोहित अनिका की बात पर हैरान रह जाता है, लेकिन अनिका की बात का विरोध करना रोहित के स्वभाव में नहीं था। अनिका सीधा बच्चों के कमरे में चली जाती है। उसे देखते ही सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने की जगह दे देते हैं। अनिका के अंदर जाने के थोड़ी देर बाद बच्चे के कमरे की बालकनी की तरफ का दरवाज़ा खुलता है और एक के बाद एक 10 सिक्योरिटी गार्ड बालकनी में प्रवेश करके वह फिर से अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। अनिका बिस्तर पर लेटे हुए बच्चों को चादर से ढककर बाहर निकल जाती है, क्योंकि बच्चे उस टाइम सोए हुए थे। इसके बाद सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं, लेकिन आपस में बिना कुछ बात किए जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करके अपने कमरों में लौट जाते हैं। लेकिन भूमिका निखिल के साथ उस कमरे की ओर चली जाती है। कमरे में पहुंचने के बाद भूमिका निखिल से पूछती है, जैसे मानव के शरीर में उसका ब्रेन या हार्ट दोनों में से कोई भी फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम उसकी बॉडी का बंद हो जाता है। क्या इसी तरह रोबोट में भी हार्ट या ब्रेन जैसा कोई पॉइंट नहीं होता? क्या इस वक्त निखिल के दिमाग में किसी भी तरह से रोबोट से निपटने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढने के अलावा और कुछ नहीं चल रहा था? निखिल अपना लैपटॉप ऑन करके उसके सामने बैठ जाता है और स्क्रीन की तरफ देखकर अपनी उंगली को लगातार कीबोर्ड पर चलाते हुए भूमिका की बात का जवाब देते हुए कहता है,
मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन इस वक्त मुसीबत यह है कि यह रोबोट जितनी आसानी से अपना आकार बदल लेता है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि हमें उसके दिल और दिमाग ठीक उनकी जगह मिल जाए, यह ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा अगर यह उसी जगह है, तभी भी उसके अंदर सिस्टम को डाइवर्ट करना आसान नहीं है, कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं। निखिल अपने काम में लग जाता है। भूमिका भी इसके कमरे में इधर से उधर धीरे धीरे टहलते हुए कहती है, अब हम क्या कर सकते हैं। भूमिका और निखिल को ऐसे ही बातें करते हुए कई घंटे बीत चुके थे। तभी निखिल का ध्यान भूमिका के पैरों की तरफ जाता है। वह भूमिका से कहता है, क्या तुम्हें किसी मिशन पर यहाँ पर छोड़ा हुआ है, जो तुम बार बार इधर से उधर टहले जा रही हो। अब भूमिका अपनी जगह पर रुक जाती है। वह निखिल की तरफ बेहद हैरानी से देखती है और निखिल से पूछती है, निखिल तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। निखिल मुस्कुराकर उसके पैरों की तरफ इशारा करता है और कहता है, तुम अपने पैरों को देखो, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। अब तुम सोने के वक्त भी क्या इन्हें आराम नहीं दोगी। अपने सभी हथियारों को क्या तुम अभी भी साथ लेकर घूमती रहोगी। अगर तुम रात में भी ऐसे ही करती रहोगी तो तुम थक जाओगी। निखिल की बात सुनकर भूमिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसके बाद तुरंत वह उसके चेहरे पर चिंता का भाव दिखाई देने लगता है और वह जाकर निखिल के साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर निखिल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मुझे बड़ा अजीब सा ख्याल आ रहा है। जब यह रोबोट हमारे घर में से बाहर नहीं निकलेगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला। निखिल का चेहरा भी गंभीर हो जाता है और वह कहता है, तुम सही कह रही हो भूमिका, यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बिल्कुल यह बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत है जो हमारे साथ हमारे घर में घूम रही है। फिर एक पल वह चुप रहकर दोबारा से अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाते हुए भूमिका से कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि अब अनिका मैडम और रोहित सर इसका कुछ ना कुछ इलाज जरूर करेंगे। इस वक्त हमें शांत सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि साइबर ग्रुप की मीटिंग को पोस्टपोन नहीं किया गया है, क्योंकि इस मीटिंग का कंडक्ट किया जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब उनका यह ज़रूरी काम खत्म हो चुका है। उधर मारवा हाउस से 1 किलोमीटर दूर वेंटी में हर्षिता रोबोट को एक सांप जैसे आकार में बदलकर बच्चों की बालकनी तक पहुंच जाती है और वहां का नज़ारा देखकर वह चौंक उठती है। यह योगेश को संबोधित करते हुए कहती है, यह क्या नई मुसीबत खड़ी हो गई है, देखो बालकनी में भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। यह सुनते ही योगेश स्क्रीन के सामने आ जाता है और स्क्रीन को देखते हुए हर्षिता से कहता है, सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ होना एक सामान्य बात नहीं है। योगेश के ऐसे कहते ही हर्षिता उसकी तरफ देखने लगती है। योगेश कहता है, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब हो सकता है। हर्षिता योगेश से पूछती है, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि उन्हें हमारे बारे में अपनी बात को ठीक कहते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि रोबोट के बारे में पता चल गया है। योगेश जवाब देता है, तुम ही बताओ फिर इसका क्या मतलब हो सकता है। हर्षिता अब एक पल के लिए सुन रह जाती है। कुछ पलों के बाद उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। तब वह योगेश से कहती है, इसका मतलब इनको रोबोट के सामने लाने का वक्त आ गया है। योगेश कहता है, मुझे यही समझ में आ रहा है कि अब वक्त आ चुका है, हमें अब रोबोट को सबके सामने ला देना चाहिए। हर्षिता कहती है, माँ साहब का आदेश था कि रोबोट का राज खुलने ना पाए। फिर एक पल चुप होकर दोबारा से कहती है, वह लोग रोबोट के बारे में यह कभी नहीं जान पाएंगे। उनकी असलियत क्या है, उनको ये सिर्फ एक मामूली खिलौना ही लगेगा। अब योगेश कहना शुरू करता है, तुम सही कह रही हो, इससे पहले कि वह लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएं और वह हम पर हमला कर दे, हमें ही उन पर हमला कर देना चाहिए और एक बच्चा लेकर वहां से तुरंत रवाना हो जाना चाहिए। हर्षिता कहती है, पागल मत बनो, अगर हम चुपचाप एक बच्चा ले आते हैं तो यहाँ से भागना आसान होगा, लेकिन उनकी आंखों के सामने से हमें बच्चा कौन ले जाने देगा। रोहित मारवा की सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जान पहचान है, वह 1 मिनट में सब चीज़ों को बंद कर सकता है। योगेश कहता है, इतना परेशान मत हो, थोड़े ठंडे दिमाग से काम लो। हमें ना वहाँ से बच्चा चुराना है और ना ही बच्चे को लेकर जाना है, हमें सिर्फ खुद को बचाकर यहाँ से भागना है और हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें हम पर कोई शक कर सके। अब हर्षिता और भी ज़्यादा आश्चर्य से योगेश को देखती है। हर्षिता को समझ नहीं आता कि योगेश कहना क्या चाहता था। तब योगेश अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आगे कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि बच्चा रोबोट को लेकर आएगा और अपना रूप बदलकर खुद के अंदर उसे कभी नहीं छुपा सकता। हर्षिता योगेश की बात बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी।
तभी अर्शिता कहती है, मुझे थोड़ा वक्त दो, एक बार आगे की प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे के कमरे के अंदर चलते हैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जब हमें रोबोट को इंस्ट्रक्शंस देने का, उसे सेल्फ मोड में डालने का। योगेश कहता है, ठीक है, तुम देख लो यह सब कैसे करना है, तब तक मैं बंदोबस्त कर लेता हूँ यहाँ से भागने का। दूसरी तरफ अनिका और रोहित के बेडरूम में रोहित और अनिका भी बिस्तर पर लेटे हुए थे, पर नींद दोनों में से किसी को भी नहीं आ रही थी। उन दोनों की आंखें खुली थी, अनिका की आंखें छत की ओर। तभी अनिका उठकर बैठ जाती है। उसे इस तरह चौंक कर बैठता हुआ देखकर रोहित कहता है, क्या हुआ अनिका, तुम ठीक तो हो? अनिका कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन इस वक्त घर में सब कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद वह उठकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है। रोहित उसका चेहरा देखकर उसके साथ ही दौड़ पड़ता है। अनिका के कानों में सिक्योरिटी गार्ड के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहले बालकनी से एक काला सांप उनके सामने आ जाता है। वह जैसे ही उस पर गोली चलाता है, वह तेजी से इधर उधर खिसकते हुए उनके बीच से खिलखिलाता हुआ, सरसराहट पैदा करता हुआ भाग जाता है और कुछ ही सेकंड में अपने आकार बदलते हुए एक रोबोट के रूप में उनके सामने खड़ा हो जाता है। इस तरह से उसे अपने सामने देखकर उस पर गोलियां चलाना सिक्योरिटी गार्ड शुरू कर देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की गोलियों का उनके शरीर पर कोई भी असर नहीं होता है। तभी वह रोबोट एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने हाथ में उठाता है और उसे नीचे फेंक देता है। उसके बाद दूसरे को उठाता है और वह उसे भी नीचे फेंक देता है। बाकी सभी गार्ड्स को उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए उसके बाद वह अनिका और रोहित की तरफ देखता है। जितनी भी गोलियां उनके शरीर पर चलती थी, रोहित और अनिका उसको देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उसके शरीर में उन गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। गार्ड्स उसके शरीर पर जितनी गोलियां दाग रहे थे, वह रोबोट उन्हीं सारी गोलियों को उन गार्ड्स की तरफ वापस भेज देता था, जिससे वह सारी गोलियां उन गार्ड्स को अदल बदल कर इधर उधर लग रही थी। उधर मारवा हाउस में ठीक उसी वक्त एक लोहे की तार से बना हुआ एक मजबूत जाल बालकनी की छत से नीचे की तरफ गिराया जाता है, जिसमें रोबोट को पूरी तरह से लपेट लिया जाता है। एक के बाद एक कई सारे इसी प्रकार के तारों के जाल उसके ऊपर गिराए जाते हैं और वह तारों के बीच में फंस जाता है। अब तक सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में यह खबर फैल गई थी कि बच्चों के कमरे की बालकनी में किसी दुश्मन का आगमन हुआ था, लेकिन वह कौन है और वह कहां से आया है, उसकी कोई ठीक ठाक जानकारी किसी को भी नहीं थी, क्योंकि बालकनी में मौजूद कोई बागड़ कोई इन्फॉर्मेशन दे पाता। उससे पहले यह सारी घटनाएं घट चुकी थी। इन सभी जालों के कोनों के बालकनी की दीवारों से बंधे हुए थे। फिर अचानक से उनके दोनों कोने अपनी दिशा में खींचने लगते हैं। उसकी वजह से विविध काया इस जाल में पूरी तरह से फंसकर अपना संतुलन खो चुका था और बालकनी के ऊपर से उठकर हवा में अचानक से वह एक झूले की तरह उस जाल में झूलने लगता है और पलक झपकते ही रोबोट उठकर बालकनी के नीचे फेंक दिया जाता है। यह सभी आवाजें सुनकर सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए बच्चों के कमरे के दरवाजे से बालकनी की तरफ पहुंच जाते हैं। जब तक वह वहां पहुंचते, तब तक रोबोट को नीचे फेंकने के लिए वह बार बार उसको उछालते रहते हैं। वह रोबोट सिर्फ हवा में उछलते हुए देख पा रहे थे। कुछ ही सेकंड के बाद उसे नीचे के ग्राउंड में गिरा दिया जाता है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स साथियों को सहारा देते हुए बालकनी में कमरे के अंदर आ जाते हैं और बालकनी का दरवाजा, खिड़कियां और पर्दे सभी ठीक तरीके से बंद करके अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं। अब अनिका अपने कमरे से बाहर आ ही रही थी, तभी उसकी निगाह मनीषा पर पड़ती है। मनीषा बच्चों की केयर टेकर थी और साथ में वह मार्शल आर्ट भी जानती थी। मनीषा अनिका को देखकर एकदम से अनिका की तरफ चिल्लाते हुए भागती है। तब अनिका चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरी तरफ मत आओ, अभी जितना जल्दी हो सके तुम जाकर सभी घर वालों को, घर के नौकरों को सेफली यहाँ से बाहर निकालो और बड़े मारवा हाउस में पहुंचा दो, जल्दी करो। अनिका का ऑर्डर सुनते ही वह उसे पूरा करने के लिए दौड़ पड़ती है। ठीक उसी वक्त भूमिका को खबर मिल जाती है कि घर के अंदर क्या चल रहा है। भूमिका निखिल से कहती है, इस रोबोट ने हमला किया है। ऐसा कहकर वह उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। निखिल भी अपनी पिस्तौल कमरे में रखकर कमरे से उठाते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उधर परशुराम, सूर्यवंशी और अब्दुल्ला भी अपनी टीमों के साथ दौड़ पड़ते हैं। नौकरों के बेस में काम कर रहे कमांडो भी अपने हथियारों को लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में मारवा हाउस किसी छावनी की तरह दिखाई देने लगता है। हाथों में हथियार लिए कमांडो पहले से ही तय की गई योजनाबद्ध तरीके से अपने काम पर लग जाते हैं। परशुराम, सूर्यवंशी का काम था कि घर के सभी सदस्यों को सुरक्षा देने का, और वहीं अब्दुल के लिए रोहित और अनिका और उसके बच्चों की सुरक्षा देना था।
उधर जाल में लिपटा हुआ जमीन पर पड़ा रोबोट अपने सारे बंधनों को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। उतनी ही देर में परशुराम सूर्यवंशी घर के सदस्यों, नौकर और उनके परिवार को सुरक्षित करने के तरीके से मारवा हाउस में बने सीक्रेट अंडरग्राउंड में सबको पहुंचाना शुरू कर देता है। ठीक उसी वक्त जब प्रीति को यह खबर पता चलती है तो वह सीधा शनि और ओमकार के कमरे की तरफ दौड़ती है। वह वहां जाकर दोनों को उस कमरे से बाहर निकलने के लिए कहती है। तभी शनि पूछता है कि तुम इतनी अफरा तफरी में यहाँ पर क्यों आई हो, ऐसा क्या हुआ है। तभी प्रीति कहती है, अभी के अभी यहाँ कमरे से निकलो और भागो, यह जगह अभी हमारे लिए सेफ नहीं है और ना ही अभी तुम्हें बताने का मेरे पास टाइम है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम दोनों अभी के अभी परशुराम सूर्यवंशी के साथ यहाँ से बाहर चले जाओ। ओमकार कहता है, और तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्रीति घूर कर ओमकार की तरफ देखते हुए फिर जवाब देती है, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मेरा ख्याल खुद रख सकती हूँ। इसके बाद सनी की तरफ देखते हुए कहती है, इसे यहाँ से अपने साथ लेकर जाओ। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम दूसरे की जान बचाना है, खुद अपनी जान बचाकर छुपकर बैठना नहीं। ठीक उसी वक्त कुछ गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और वह शनि और ओमकार को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। प्रीति की बात सुनकर ओमकार के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं और दिमाग सुन पड़ जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। प्रीति वापस दूसरी तरफ दौड़कर जहां पर खतरा था वहां पहुंच जाती है। कुछ ही देर में अनिका, रोहित, भूमिका, निखिल और प्रीति बच्चों के कमरे के बाहर मौजूद हो जाते हैं। अनिका सभी को बाहर रुकने का इशारा करती है और वह खुद अंदर चली जाती है। वह अंदर जाकर वह देखती है कि सिक्योरिटी गार्ड को दीवारों से टेक लगाकर बैठे हुए थे। दरअसल सभी सिक्योरिटी गार्ड ने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने हुए थे, जिनकी वजह से जान की हानि नहीं हुई थी, लेकिन गोलियों की वजह से उनके हाथ पैर पर अधिक चोट नजर आ रही थी। अनिका कुछ देर दूसरे कमांडो को इशारा करती है। जिन साथियों को ज्यादा गहरी चोट आई थी वह उन्हें सहारा देकर बाहर ले जाएं और बाकी घायल खुद बाहर की तरफ चले जाएं। इसके बाद पूरे कमरे की स्थिति को देखने के बाद सभी को सावधान करने की चेतावनी देते हुए वह भी कमरे से बाहर निकल आती है। बाहर जाकर वह प्रीति को इशारा करती है कि अगर किसी को गहरी चोट आई है तो प्रीति उन्हें तुरंत इलाज दे। प्रीति घायल कमांडोज के साथ सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ तेजी से चली जाती है, क्योंकि इस वक्त वही एक जगह सेफ थी और वह उपचार के लिए ठीक थी।